आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बात की समीक्षा। तो चलिए इस समीक्षा को शुरू करते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। लेखिका के सिवा इसमें कोई पात्र नहीं है। कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। वर्ष 1899 से 1999 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। वर्ष 1905 में कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन भारत में वायसराय के पद पर बने रहना चाहते थे, परंतु भारत की जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। कहानी में लेखिका कटाक्ष पूर्ण तरीके से चंद्रदेव को संबोधित करते हुए निम्नलिखित बातों को उजागर करती है। पहली बात, सत्ता को भी चुनौती देती है। दूसरी, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को उजागर करती है। तीसरी, विभागों से संबंधित सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग करती है। चौथी बात है, प्रमोशन के लिए चापलूसी और घूसखोरी को जरूरी बताया गया है। पांचवी बात है, बिजली के माध्यम से नारी की स्थिति का जिक्र किया गया। छठी बात, वृद्ध लोगों के किसी काम में अनावश्यक हस्तक्षेप का जिक्र किया गया है। सातवीं, योग्य लोगों को नकारा जाता है और चापलूसी करने वाले उच्च पद पर आसानी से रिश्वत देकर पहुंच जाते हैं। चंद्रग्रहण को भारतीय समाज पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नकारात्मक प्रभाव के रूप में निरूपित किया गया है। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से कुछ सवाल पूछती है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायप्रिय सरकार के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और आप ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करते हैं तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं हैं। तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि में आदि काल में प्रचलित थी वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारतीय संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है।
इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो आइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपकी हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से ओट सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके दिवालोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे ही गढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल्य, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहजता में संपन्न कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श ताक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है, वह चूं तक नहीं कर सकती। क्यों करे? बेचारी के भाग्य ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्भवा त्रिलोक की पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह अब भी स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर वहां तक मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपको देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ के ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी समाज को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। क्यों? देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो सकते हैं। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंकी की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशालांक्षण आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सकते हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान विद
पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में भी वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे चंद्रदेव, मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशाधरों का साम्राज्य है और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिशाली गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राजवैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति जैसे उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखते हैं कि उनके राज्य में आखिर हो क्या रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है, और दुखी है तो क्यों दुखी है। कहानी का विषय ये कहता है कि समय परिवर्तन, पक्षपात, ज्ञान विज्ञान का किस तरीके से संबंध है, एकता का सूत्र, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अंधा कानून, बिजली और चिकित्सा की व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, ब्रिटिश शासन का नकारात्मक प्रभाव दिखाया गया है। राजेंद्र बाला घोष हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता की शुरुआत करने वाली पहली लेखिका थी। चंद्रदेव से मेरी बातें उनकी पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अवश्य लेते आइएगा। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड नीति यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुई तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर।
लेखिका ने कहानी में यह संकेत दिया है कि जनता में जागृति आ गई है और अंग्रेजों की सत्ता अब नहीं टिक सकेगी। ये कहानी की समीक्षा यहीं पे समाप्त होती है।